रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, करें आप लोग सवाल। कंप्यूटर जी पहला सवाल पेश करें स्क्रीन पर। कैसे बोलते हैं अमिताभ बच्चन जी? हमने मतलब पिछली हम ही क्लास कैसे में। बोलेंगे? हाँ हाँ, बोलो बोलो। अगला कंप्यूटर जी को अगला सवाल दे दिया हमने। हाँ, आप अभी पहले ये करो। हाँ, करो भाई कंप्यूटर जी। सर ये करना है कि वो करना है? पहले ये करो, वो तो मैंने अगला लगा लिया ना। ओके। पीपीटी बनाने का टाइम नहीं मिल पाता बेटा, तो इसने ऐसे साथ ही साथ लगाते जाता हूँ लगे हाथ। थोड़ा टेक्नोलॉजी हम भी सीख गए हैं तो। 1.3 1.2 में से कुछ हो सकता है। आंसर तो दोनों है, टिक तो एक करना पड़ेगा। एक कोई ऑप्शन होता तो बात अलग थी। बाकी बच्चे भी करना। हम्म क्या बोल रहा है? मेरा तो 2 और 3 में है कुछ तो। चलो बेटा, यही है कंसेप्ट, है ना, इसीलिए ये सवाल लाए हैं कि ये सवाल में से ये है कि ये कैसे चूज करोगे। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन सवाल है। ठीक है, टीआईआर का बेहतरीन सवाल। क्या बोल रहा है? पी क्यू आर इज अ राइट एंगल्ड प्रिज्म। ठीक है, अब प्रिज्म सुन लिया वर्ड। ठीक है, तो प्रिज्म सुन लिया तो प्रिज्म देख के डरना नहीं है भैया, है ना। कंसेप्ट पे बिलीव करना है, था थॉट प्रोसेस पे बिलीव करना है। कोई वर्ड सुन के डरना नहीं, कह रहे ये वर्ड कैसे दे दिया, ये क्यों दे दिया, ये तुमने सुना ही नहीं, प्रिज्म तुमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, बोल रहा है पी क्यू आर इज अ राइट एंगल्ड प्रिज्म। ठीक है, एंगल 60 and 30 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ठीक है। फिर बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज 1.5। अच्छा, मतलब इस प्रिज्म का म्यू ये दिया हुआ है 1.5। ठीक, आगे पढ़ते हैं। पी क्यू हैज अ थिन लेयर ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड की बात हो रही है। ठीक है, लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन फेस पी आर। ठीक है, ये पी आर पे नॉर्मली फेस ऐसे 90 डिग्री पे फॉल हो रही है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए, मतलब वो बोल रहा है कि वो चाहता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए मिनिमम, जिससे कि हो। सवाल समझे? यस सर। अब सर सर, ये परपेंडिकुलर आई लाइट। ठीक है, आपने एक चीज बताई थी, क्या बताई थी? कि भैया अगर ये सरफेस है, ये म्यू 1 है, ये म्यू 2 है, ये हमारा नॉर्मल है। अगर नॉर्मल के अलोंग कोई रे ऑफ लाइट आएगी, अरे यार डायग्राम, अगर नॉर्मल के अलोंग कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो जैसे आई है वैसे ही निकल जाएगी, कोई इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, मतलब डेविएशन लाइट का नहीं होगा। यस बताओ। यस सर। तो ये वाली लाइट ऐसे नॉर्मल के अलोंग आई है, तो ये बिना डेविएट हुए बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही यहां से ऐसे निकल जाएगी। बिल्कुल सर। अच्छा, अब ये 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमको यहां से क्या मिल गया बेटा? हमको यहां से मिल गया थीटा का वैल्यू, हमको मिल गया है 60 डिग्री।
बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब मान लेते हैं कि ये वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू डैश, जो हमको पूछा जा रहा है। ठीक है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या मान लिया, म्यू डैश, जो हमको पूछा जा रहा है, म्यू डैश मान लिया हमने। ठीक है सर। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को कुछ हम बोल देते हैं, ए पॉइंट बोल देते हैं। ए पॉइंट पे हम, ऑन पॉइंट ए, ऑन पॉइंट ए हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे किसकी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम ये बात जानते हैं बेटा, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी और ऐसे निकल जाएगी मिनिमम कंडीशन के लिए। फॉर मिनिमम कंडीशन रे ऑफ लाइट अलोंग पी क्यू जाएगी कि नहीं जाएगी, बताओ, मैंने समझाया था उस कल, बताओ। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, फॉर जस्ट रिफ्रैक्शन, मतलब जस्ट उस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो जाए बस, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, बताओ, बताओ, बताओ। ये जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होके पी क्यू के अलोंग चली जाएगी। बिल्कुल सर। तो हम पॉइंट ए पे, अब ये थीटा की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो वैल्यू वेरिएबल क्या है, म्यू डैश। तो सर यहां पॉइंट ए पे रिफ्रैक्शन की इक्वेशन लिखेंगे, म्यू इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू डैश इंटू साइन 90। कितने बच्चों को ये बात समझ आई, बताओ। ये म्यू डैश क्या है, म्यू डैश क्या है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिससे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जस्ट हैपेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जस्ट होगा जिससे रिफ्रैक्टिव, जिससे वो है ये रिफ्रैक्शन की वैल्यू। बताओ, बताओ। सर म्यू की वैल्यू ये कहां पर क्वेश्चन में दी हुई, 1.5 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है 60 डिग्री, इज इक्वल टू म्यू डैश हमको निकालना है साइन 90 डिग्री। तो यहां से हमको म्यू डैश की वैल्यू क्या मिली सर, सर साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, सर साइन 1.5 साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। बताओ। सर √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1.73/2। इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 3 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3 से इसको हम क्या कर देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास 3 3 9, 7 3 21, ये 5.19 आ गया। और ये हमारे पास, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है, 4 से काटो, 4 1 4, 11, 4 2 8, और 4 2 8, 4 1 4, 11, 4 2 8, 39, 4 8 32, 4 9 36। तो ये लगभग लगभग कितना आ गया, 1.3। बताओ, बताओ, बताओ। ये वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस पे टीआईआर होगा, ये मिनिमम वैल्यू है। मतलब ये वो मिनिमम वैल्यू है 1.29 वाली जिस पे टीआईआर होगा। मतलब जो भी इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होनी चाहिए, म्यू डैश की वैल्यू होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए। मतलब हमारा आंसर 2 और 4 दोनों सही है। मतलब जब 1.6 की वैल्यू होगी, म्यू डैश की वैल्यू जब 1.6 होगा, तब भी टीआईआर होगा। बट क्वेश्चन में उसने एक्सप्लिसिटली बोल लिया है, क्या बोल दिया है, कि हमको क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू। तो इसलिए हमारा आंसर बी हो गया। बताओ, बताओ, बताओ। ये बात समझ आई कि नहीं आई, यस, यस सर। ये सवाल समझ आया कि नहीं आया, हम्म, नहीं आया समझ, बताओ। ये बात समझ आई कि नहीं आई, आप 1.2 बोल रहे थे, तो 1.2 आंसर क्यों नहीं है, ये समझ आया। क्योंकि म्यू डैश की जो मिनिमम वैल्यू है, म्यू डैश की जो मिनिमम वैल्यू है जिस पे टीआईआर होगा, हाँ, वो आ रहा है 1.29। हाँ मतलब मैं भी तो इसलिए अप्रोक्सीमेटली कंफ्यूज थी। 1.3, मतलब म्यू डैश की वैल्यू 1.3 से ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी तभी टीआईआर होगा। मतलब इन दोनों ही केस में टीआईआर होगा, बट उसमें क्वेश्चन में पूछा मिनिमम वैल्यू, इसलिए हमारा 1.3 आंसर आ गया। बताओ। हाँ सर, तो अगर एग्जाम में ऐसा आया और एक्यूरेट नहीं पता चला तो क्या करेंगे? अरे बेटा, एकदम क्लियर क्वेश्चन है, 1.29 आंसर आया।
यहाँ पे तो हाँ। भाई साहब टीआईआर होगा ही नहीं। इस केस में हम्म। टीआईआर होगा, इसमें होगा और इसमें होगा। हाँ। इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू एक ही है ना, 1.3। मैं 1.2 और 1.3 में कंफ्यूज थी। हाँ, 1.2 एकदम ही नहीं होगा, यही मैं समझा रहा हूँ। 1.2 में जो आप कंफ्यूज थे वो गलत थे कंफ्यूज, हाँ। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके सर। करो भाई, ये वाला करो फिर। ये भी एक बहुत ही प्यारा सवाल है, करो भाई इसको। हम्म। अब इस क्वेश्चन में उसने खुद ही डायग्राम बना के दे दिया, उसको डायग्राम बना के नहीं देना चाहिए था, तो इसमें खेल ही खत्म हो गया। क्या बोल रहा है? when a rectangular when a rectangular metal tank is filled up to top with the unknown liquid, observer with eyes level with the top can just see the corner E। जस्ट सी द कॉर्नर ई का मतलब है कि यहाँ पे टीआईआर हो रहा है, तभी वो देख सकता है ना। इस पॉइंट को तभी देख पाएगा जब यहाँ टीआईआर होके लाइट इधर जाएगी, नहीं तो देख ही नहीं सकता वो, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड मतलब इसका म्यू निकालना है क्वेश्चन में, खत्म। तो क्वेश्चन में बहुत इजी है, इस पॉइंट को अगर हम ए पॉइंट बोल दें तो ए पॉइंट पे टीआईआर की इक्वेशन लिखनी है, दैट्स इट। हम्म। अब अगर हम इस एंगल को मान ले कि एंगल क्या है बेटा, थीटा, तो टीआईआर की इक्वेशन, टीआईआर इक्वेशन एट ए हम लिखेंगे ए पॉइंट पे, सर म्यू इंटू साइन थीटा। यस सर। थीटा किससे, वर्टिकल से, सही एंगल है। इज इक्वल्स टू, बाहर क्या है एयर, 1 इंटू साइन 90। बताओ सर, म्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/sin थीटा। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब साइन थीटा कहां से आएगा, ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो इस ट्राइंगल से, खत्म। ये जो आपका ट्राइंगल है, ये रेड वाला जिसको मैं रेड कर रहा हूं, इस ट्राइंगल की हेल्प से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ गया। सर साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, सर यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू, सर साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, 60। हाँ हाइपोटेनियस, ये हाइट 80 है, ये 60 है, तो हाइपोटेनियस कितनी होगी बताओ, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर एक लेंथ 60 होती है, दूसरी लेंथ 80 होती है, तो तीसरी लेंथ 100 होती है। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, 100। ये स्टैंडर्ड ट्राइंगल है, इसको रिमेंबर करना है आप। तो हाइपोटेन्यूस कितनी हो जाएगी, 100। कैसे 100 आया, अरे कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के भाई, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, √ऑफ 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सही हो जाएगा 6400 प्लस 3600, तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 6/10। 6/10 का मतलब कितना हो गया, 3/5।
तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/sin थीटा, मतलब 5/3। बताओ, बताओ सर, 5/3 की वैल्यू होती है 1.66। कितने बच्चों को ये समझ में नहीं आया? बताओ, किसको ये समझ में नहीं आया? बताओ। ऑप्शन टू। समझ गए? बोलते जाना बेटा, है ना, क्योंकि क्या है ना, फिर वो धीमा हो जाएगा। सपना बेटा कैसे हो? स्पार्कल कैसे हो? अभी हम TIR के कुछ सवाल कर रहे हैं। समझ आया सबको? बताओ। यस सर। अच्छा, आ गया है तो ये अगला करो, फिर एक और इसको करो। फटाफट करते जाओ बेटा। रिफ्रैक्शन के सवाल बहुत आए हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में, नीट में, बल्कि मैं देख रहा था PYQ मैक्सिमम रिफ्रैक्शन के ही सवाल आए हैं, रिफ्लेक्शन के कम आए हैं। इसलिए इसके सवाल थोड़े ज्यादा करा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है कि इसके आने के चांसेस ज्यादा है। अब इस वाले फिगर में भी उन्होंने खुद ही डायग्राम बना के दे दिया। तो ये देखो कितने मतलब दयालु हैं, बच्चों को खुद ही डायग्राम बना के दे रहे हैं, कि बस तुम डायग्राम देख के समझ जाओ एटलीस्ट। खुद ही डायग्राम दे दिया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/3 दिया, मतलब ये जो रॉड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 2/√3। ठीक। एक रे ऑफ लाइट आई, ऐसे इंसिडेंट हुई थीटा एंगल से, जैसा इस फिगर में दिखाया है। तो हमको थीटा बताना है। ठीक। अब ये थीटा ऐसे आया और ऐसे हो गया। ये कैसे हुआ? जब यहाँ TIR हुआ, ये सरफेस के पैरेलल हो गई लाइट, इंसिडेंट लाइट कैसे हुई? TIR की वजह से। तो इस पॉइंट पे, एट पॉइंट ए, अगर हम एट पॉइंट ए बात करें, तो एट पॉइंट ए क्या हो रहा है बेटा? TIR हो रहा है, तभी ये लाइट ऐसे आके स्ट्रेट हो गई, मतलब पैरेलल हो गई सरफेस के। तो TIR इक्वेशन लिख देते हैं। इस एंगल को हम क्या बोल देते हैं? थीटा। तो म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 × sin 90। ठीक है, 1 × sin 90, सराउंडेड बाई एयर। तो बाहर की एरिया, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? 1। तो यहां से म्यू की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 2/√3 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमको मिल गया साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो यहां से हमको थीटा की वैल्यू मिल गई 60 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो थीटा है बेटा, ये हमको 60 मिल गया। अगर ये थीटा 60 है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से आप आर की वैल्यू बता सकते हो, आर 30 हो जाएगा। बिल्कुल सही सर, आर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे भी क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है पॉइंट बी पे। तो एट पॉइंट बी हम अब रिफ्रैक्शन की इक्वेशन फिर से लिख देंगे। एट पॉइंट बी हम फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन लिख देंगे। तो सर 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इंटू साइन थीटा
इसको हम थीटा डैश बोल देते हैं, इसमें कंफ्यूजन ना हो, तो ये थीटा डैश हो जाएगा। थीटा डैश की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। ये थीटा डैश है। ठीक है, थीटा थीटा दो बार हो जाएगा, साइन थीटा डैश। ठीक। अब 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2/√3 इंटू साइन 30 डिग्री। कितने बच्चों को इक्वेशन समझ आई? हैशटैग वाली इक्वेशन कितने बच्चों को समझ आई? बताओ। हाँ, बताओ, बोलते जाना बेटा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो यहां से हमको थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, साइन इनवर्स 1/√3। बोलते जाना बेटा, ऐसा मत करना बैठे रह जाओ। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। हम्म, बोलो यार। टाइपिंग मत करो, बोलो। हाँ, टाइपिंग मत करो, बोलो। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार ऐसे चैट खोलते थोड़ी देख पाऊंगा हर बार, क्योंकि वैसा सिस्टम नहीं है ना। ओके सर। यहाँ पे लाइट ऐसे आई, ऐसे रिफ्रैक्शन हुआ, और ए पॉइंट के बाद पैरेलल हो गई, ऐसे पैरेलल हो गई। दिख रहा है आपको, डायग्राम में बना के दिया हुआ है। ये पैरेलल हो गई, इसका मतलब ये है कि ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो रिफ्रैक्शन की हमने यहाँ पे क्या लिख दी इक्वेशन, तो म्यू, रॉड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जो कि 2/√3 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो म्यू इंटू साइन थीटा डैश, ये एंगल मान लेते हैं थीटा डैश है। ये कुछ ऐसा बन गया। मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम अलग से बना के। ये डायग्राम अलग से बना के मैं दिखा देता हूँ। ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे हो गई। ये एंगल मैं बोल रहा हूँ, ये है थीटा डैश। ये रॉड के अंदर का म्यू है। यहाँ पे बाहर म्यू एयर है, जो कि वैल्यू 1 है। तो इस पॉइंट को मैंने बोला है ए। ये एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन की इक्वेशन लिख रहे हैं, तो म्यू इंटू साइन थीटा डैश इज इक्वल टू बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन 90। तो यहाँ से साइन थीटा डैश की वैल्यू √3/2 आ गई। म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में 2/√3 दी हुई है। तो यहाँ से थीटा डैश की वैल्यू √3/2 आ गई, तो थीटा डैश आ गया 60 डिग्री। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, अगर थीटा डैश की वैल्यू 60 डिग्री है, तो आर की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। बिल्कुल सर। अगर आर की वैल्यू 30 डिग्री आ गया, तो बी के ऊपर हम फिर से क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्शन की इक्वेशन लिखेंगे एट पॉइंट बी, अगेन फिर से। तो 1 इंटू साइन थीटा, यहाँ पे म्यू एयर है जिसका वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 2/√3 साइन 30। इस इक्वेशन को सॉल्व किया, यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू हाफ डाल दी, हाफ से हाफ कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/√3 आया। अब आपको समझ आया बेटा? अर्कन, आपको समझ आया? यस सपना, सर। आपको समझ आया? यस सर। सपना को समझ आया? यस सर। हाँ, यस सर। अगर आया है तो ये वाला करो फिर। एक बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ये पीछे जो मैंने कराया है सवाल, ये क्या है बेटा, कौन बताएगा ये क्या है? व्हाट इज दिस? इट इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का न्यूमेरिकल आपको करा दिया मैंने। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर ऐसे ही काम करता है, TIR के। ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे ऐसे लाइट जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखा देता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है बेटा। ठीक, ऐसा। ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है, लाइक दिस, लाइक दिस। अब इसके अंदर क्या होता है, लाइट ऐसे जाती है, लाइट की जो रे होती है वो ऐसे जाती है। ठीक। और उसको इस एंगल से इस तरीके से भेजा जाता है, उसको इस एंगल से और इस तरीके से भेजा जाता है कि TIR हो। तो ऐसे लाइट जाएगी, इधर TIR होगा उसका, और होने के बाद ऐसे आ जाएगी, और फिर यहाँ पे फिर TIR होगा, तो ऐसे आ जाएगी। हर बार TIR होगा, हर पॉइंट पे TIR होते चले जाएगा। और लाइट क्या होगी, आगे की तरफ ट्रेवल करती चली जाएगी। तो सिग्नल जो है आगे की तरफ इस तरीके से बिना लॉस हुए ट्रेवल होते जाता है। तो आपके घर में जो ब्रॉडबैंड लगा हुआ है ना, ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ब्रॉडबैंड, वो ऐसे ही काम करता है।
इन सारे पॉइंट पे क्या हो रहा है, टी आई आर। इन सारे पॉइंट पे क्या हो रहा है, टी आई आर। इस सारे पॉइंट पे क्या हो रहा है, टी आई आर। इस सारे पॉइंट पे क्या हो रहा है, टी आई आर। ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। तो टी आई आर होने की जस्ट जो कंडीशन है उसको यहाँ पे सॉल्व करवाया मैंने। बताओ कितने बच्चों को समझ आई ये बात, कि ऑप्टिकल फाइबर से कितने एंगल के अंदर हम सिग्नल भेजें कि जस्ट टी आई आर हो जाए। वो वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। हेलो संपदा, कैसे हो? कितने बच्चों को ये बात मैं समझ आई? ठीक हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा ऑप्टिकल सर फाइबर है, टॉपिक ये टी स्टार्ट आई हो आर गया क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, राइट। चलो बेटा ये करो। सर नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया क्या? नहीं, टी आई आर के सवाल कर बेटा, उस दिन 2 ही सवाल कर पाए थे ना। हाँ हम्म। सर तुम्हारा वेट कर रहे थे। हाँ, अभी संपदा का हमने सोचा कि पहले वेट कर ले। थैंक यू सर। ये वाला करो सवाल बेटा। वैसे वो वेट नहीं किए थे। हम्म। पिछला वाला सवाल सबको समझ आया? हम्म। यस सर। ठीक। अब क्या बोल रहा है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट परपेंडिकुलरली, ऐसे परपेंडिकुलर हो रही है, 90 डिग्री पे ऐसे आई और ऐसे चली गई। ठीक, फिगर आपको दिखाया है, तो हमको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये टी आई आर कब होता, मान लेते हैं कोई एक लाइट ऐसे आती, मान लेते हैं बेटा कोई एक लाइट रे ऐसे आती और ऐसे चली जाती। ये कंडीशन होती, लिमिटिंग कंडीशन होती टी आई आर की। होती कि नहीं होती बताओ? थीटा सी पे आती और ऐसे चली जाती। बताओ 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 बताओ। हम्म। बताओ बताओ। तो सर थीटा सी एंगल के लिए इस पॉइंट पे टी आई आर की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको निकालना है, म्यू मान लेते हैं, यहाँ बाहर एयर है तो यहाँ पे बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एयर हो जाएगा 1। तो थीटा सी एंगल अगर पे आती लाइट, अगर आती तो क्या होता सर? थीटा सी एंगल पे अगर आती तो हम इक्वेशन लिखते फॉर लिमिटिंग केस। थीटा सी इक्वेशन पे अगर लाइट आती तो हम कैसे लिखते सर इक्वेशन? सर म्यू इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन 90। कितने बच्चों को ये बात समझ आई? बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ आई? बताओ। हाँ, बताओ यार, बोलते जाना। ठीक है, अपना माइक ऑन रखो और बोलो, बी वोकल, नहीं तो कोई मतलब नहीं है क्लास का फिर। ठीक है, नहीं तो क्लास ड्रैग होगी सिर्फ। ठीक है, कितने बच्चों को समझ आया कि ये लिमिटिंग केस, देखो ये लिमिटिंग केस नहीं है 45 वाला, क्योंकि यहाँ पे ये इस सरफेस के पैरेलल नहीं हुई रे, उसके अंदर चली गई, तो टी आई आर हो गया, तो जस्ट टी आई आर होने की कंडीशन थीटा सी वाली कंडीशन होगी। सर यहां से हम लिख सकते हैं साइन थीटा सी, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/म्यू। बिल्कुल सर। अब किसी भी एंगल पे टी आई आर होने के लिए, कोई भी एंगल मान लो, कोई भी जनरल एंगल थीटा है और हम चाहते हैं कि इस थीटा पे टी आई आर हो, इस थीटा पे क्या हो, टी आई आर हो, तो उसके लिए कंडीशन मैंने कल आपको समझाई थी, थीटा शुड बी ग्रेटर देन क्या, थीटा सी। थीटा शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। बताओ 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 बताओ।
बिल्कुल सर, थीटा शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, बिल्कुल सही बात। तो साइन थीटा शुड बी ग्रेट विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी, बिल्कुल सही बात। साइन थीटा भी साइन थीटा सी, दोनों से दोनों तरफ हमने साइन लगा दी है, बिल्कुल सर। सर साइन थीटा सी की वैल्यू तो 1/म्यू है, तो साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन 1/म्यू, बिल्कुल सर। अब इस फिगर में थीटा की वैल्यू क्या है 45, तो यहाँ पुट कर दो, तो साइन 45 शुड बी ग्रेटर देन 1/म्यू। तो यहां से अब हम क्या बोल सकते हैं, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 शुड बी ग्रेटर देन 1/म्यू, इसका मतलब म्यू शुड बी ग्रेटर देन √2। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल म्यू भी होता है और एन भी होता है। किसी किसी किताब में म्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाते हैं, कहीं कहीं एन भी लिख देते हैं। मेरी म्यू लिखने की आदत है, तो मैं हर जगह म्यू 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 लिखता हूँ। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या यूज किया, एन। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। बताओ किसको समझ में नहीं आया, या किसी को समझ में नहीं आया, बताओ। आराम से देख लो, आधा मिनट ले लो, देखो, बताओ यार। फटाफट बताना, ठीक है। बोलना मतलब भी, वो कल नहीं आया तो रिपीट कर दो, आया तो बताओ। बताओ। ए यार, क्या है यार। बेटा वो यूट्यूब वाली क्लास में पढ़ना है तो फिर यूट्यूब से ही पढ़ लो यार, ठीक है। मतलब ना बोल रहे हो, ना हाँ है ना ना है, ना पता नहीं चल रहा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर नेटवर्क इशू था, आ रहा है समझ में। आपका था नेटवर्क, और बाकी 5 लोग भी तो बैठे हैं, अर्कन भी बैठा है, निशु भी बैठा है, सपना भी बैठी है, संपदा भी बैठी है, पता कोई नहीं नहीं। बोल रहा है। आ रहा है सर समझ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से सुनूंगी, मैं इसमें आधे में आई थी ना। सर वो कॉल आ गई थी सर। अच्छा, चलो ये करो, ये वाला डायग्राम बुक में मिस प्रिंटिंग थी, ये डायग्राम इस सवाल का नहीं है, इसको इग्नोर कर देना। ये सवाल की लैंग्वेज पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, ये डायग्राम इस क्वेश्चन का नहीं है, ठीक है। ओके सर। हाँ भाई, तो ये बोल रहा है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल आई फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम। अच्छा सर, सर ये वाला मीडियम जो है डेंसर है, जहां से रे ऑफ लाइट आई वो डेंसर है, क्वेश्चन में ही बताया है। जहां दूसरा मीडियम कैसा हो गया, रेयर। यस सर, ये एंगल बोल रहा है, ये एंगल है आई। ओके, आगे बढ़ते हैं। द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब बोल रहा है कि कुछ रेज ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई, और कुछ रेज ऐसे रिफ्रैक्ट भी हो गई, कुछ रेज ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, यस सर। और कुछ रेज ऐसे रिफ्रैक्ट भी हो गई। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक। फिर बोल रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर आर एंड आर डैश। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अच्छा, ये एंगल,
आर है और ये एंगल आर डैश है। ठीक है, अब हमको बताना क्रिटिकल एंगल क्या होगा, इसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा। हेलो सर, हाँ आप कुछ बोल नहीं रहे हो क्या? हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग पेन चला लो फिर मैं करूंगा। ओ, सर ये एंगल आर डैश है, हाँ तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस आर डैश। ये 90 माइनस आर डैश है और रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में बोला गया है। ये बोला कहाँ बोला सर, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बिल्कुल सर। तो अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल तो आर डैश बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर। और अगर ये एंगल आर डैश है तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा 90 माइनस आर डैश। सर आई इज इक्वल्स टू होता है आर रिफ्लेक्शन के लिए, यस सर। और आर की वैल्यू 90 माइनस आर डैश भी हमको मिल गई ज्योमेट्री से। बिल्कुल सर। अब इस पॉइंट पे हम रिफ्रैक्शन की इक्वेशन लिखते हैं। अब इस पॉइंट पे हम क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्शन की इक्वेशन लिखते हैं। मान लेते हैं डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। तो इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन की इक्वेशन लिखते हैं म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 इंटू साइन आर डैश। बताओ बताओ। बिल्कुल सर। सर यहां पर इन दोनों इक्वेशन से हम लिख यस सकते हैं सर। आई इज इक्वल्स टू 90 माइनस आर डैश या आर डैश इज इक्वल्स टू 90 माइनस आई। बिल्कुल सर, यस बिल्कुल सर। लिख सकते हैं। सर ये इक्वेशन से हम आर डैश के लिए यहां पुट अप कर देंगे तो म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 इंटू साइन 90 माइनस आई। सर इसी दिन के लिए तो बेसिक मैथ पढ़ाई थी आपने, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 इंटू कॉस आई। तो यहां से हमको मिल गया म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल्स टू 10 आई। बताओ यस बताओ, सर। कितने बच्चों को इतना समझ में आया, मुझे। पक्का। हाँ। यस अब बोल सर। रहा है, अभी सवाल हुआ नहीं, अब बोल रहा है हमें क्रिटिकल एंगल बताना है। सर क्रिटिकल एंगल के लिए क्या होगा सर कंडीशन, क्रिटिकल एंगल के लिए डायग्राम ऐसा बनेगा। फॉर द कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा डायग्राम बनेगा। ये मान लेते हैं क्रिटिकल एंगल ऐसा आया और यहां से आके ये ऐसा चला जाएगा फॉर क्रिटिकल एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल हमको पता करना है तो क्रिटिकल एंगल पे कंडीशन ऐसी होगी। बिल्कुल सर। ये हमारा म्यू 1 था, ये हमारा म्यू 2 था। तो हम लिखेंगे म्यू 1 इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू म्यू 2 इंटू साइन 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्रिटिकल एंगल पे क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, कल मैंने समझाया था। सर यहां से हमको क्या मिल जाएगा, यहां से हमको मिल जाएगा साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। सर म्यू 2 अपॉन म्यू 1 अभी निकाला, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 अभी निकाला 10 आई के बराबर। तो साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू 10 आई। तो थीटा सी की वैल्यू हमारे पास आ गई साइन इनवर्स 10 आई। ये कहां से निकाल दिया बेटा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 की वैल्यू पिछली स्लाइड पे हमने निकाली है 10 आई के बराबर, वहां से ये पुट किया। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। बताओ किस किस को ये समझ में नहीं आया, मुझे हम्म? आ गया। किसको समझ में नहीं आया। बोलते जाना बेटा, नहीं तो क्या होगा ना, मैं आगे बढ़ते चले जाऊंगा, क्योंकि मैं अज्यूम करके चलूंगा फिर कि सबको समझ में आ रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है इसका मीन सबको समझ में आ रहा है ना। इसलिए बोलना,
बोलना इज इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि फिर टीचर क्या करता है ना, टीचर का कोई ऑप्शन नहीं होता, अजम्पशन लेके चलता है। ठीक है, ऑनलाइन में तो भाई मजबूरी होती है, यहाँ मजबूरी मत बनाओ, कम से कम यहाँ बोलो, करो भाई ये सवाल। यस सर। सर क्लास में कोई आज बहुत खाना खा लिया के नाम से आया है। शुभम होगा। कौन है भाई, शुभम है क्या? शुभम पता ही नहीं होगा। आज बहुत खाना खा लिया। चलो ये करो। शुभम है पक्का। हम्म। हाँ सर मैं हूँ। करो ये वाला करो। हम पता पहचान गई थी। ज्यादा खा लिया। इन सवालों में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है। जो बच्चा डायग्राम बनाना सीख गया उसका, इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ डायग्राम बनाना था। इस सवाल में भी कुछ नहीं करना था, सिर्फ डायग्राम से सोचना था कि थीटा सी पे ये होगा, बस खत्म। इस सवाल में भी कुछ नहीं करना था, डायग्राम क्वेश्चन में ही दिया था, डायग्राम को समझना था सिर्फ। यहाँ भी डायग्राम को समझना था सिर्फ, यहाँ भी डायग्राम को समझना था। इन सवालों में कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ अगर आपको डायग्राम समझने की अकल आ गई तो आपसे ये सवाल हो जाएगा। अच्छा एक बात सबसे पहले बताओ, 3/2 बड़ा है कि 6/5 बड़ा है? 3/2। हाँ, 3/2। बताओ कौन बड़ा है? 3/2 बड़ा है कि 6/5 बड़ा है? पहले तो इस पॉइंट को सोचना पड़ेगा यहाँ। सर 3/2 बड़ा है कि 6/5 बड़ा है? इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे। ये कितना हो गया, 15/10। ये कितना हो गया, 12/10। मतलब 3/2 बड़ा है 5/6, 6/5 से। सर ये क्यों किया? बेटा यहाँ पर इस पॉइंट पे डेंसर से रेयर जा रही है लाइट, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, ये समझाने के लिए। इस पॉइंट पे बीसी के अक्रॉस जब लाइट जाएगी तो डेंसर टू रेयर जाएगी, क्योंकि 3/2 बड़ा है 6/5 से। तो डेंसर से जब रेयर जाती है लाइट तभी टीआईआर पॉसिबल है, ये समझाने के लिए किया है कैलकुलेट। बताओ, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ साइड में जिसमें आपको समझ में आ जाए। बताओ बताओ बताओ, बोलो। यस सर। ये लिख भी दिया मैंने, जब रिवीजन करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि डेंसर से रेयर चेक करना था। ठीक। ठीक अब है यहाँ सर। पे जस्ट टीआईआर होने का कंडीशन में क्या होगा, ऐसे लाइट आ जाएगी टीआईआर होके, जस्ट टीआईआर होने की कंडीशन में। होगा कि नहीं? बिल्कुल सर। ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है लाइट। ये लाइट कैसे इंसिडेंट हुई, 90 डिग्री पे हुई है। सर ये एंगल है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और ये एंगल भी है 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। बताओ, होगा कि नहीं होगा? बोलो। सर अगर ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर से एंगल हम निकालते हैं ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो सर इस पॉइंट पे टीआईआर की इक्वेशन आप लिख दोगे फिर, n1 इंटू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू n2 इंटू साइन 90। बस हर बार यही इक्वेशन लगा रहे हैं, बस कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हर बार यही इक्वेशन लगा रहे हैं। अब यहां से n1 की वैल्यू 3/2 क्वेश्चन में गिवन है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, इज इक्वल टू n2 की वैल्यू है 6/5 और साइन 90 की वैल्यू है 1। 3 से ये काटा हमने 2 बार, तो यहां से हमको मिल गया कॉस थीटा की वैल्यू
4/5। सर ये तो स्टैंडर्ड ट्राइंगल बन गया, आपने बचपन में हमें सिखाया था। हाँ, और बोला भी था याद रखना इसको। हाँ सर, हमको याद आ गया। तो स्टैंडर्ड ट्राइंगल है, बचपन में याद कराया था आपने। हाँ सर। सर ये 4, ये 3, ये 5, तो 3 से लगा हुआ 3 के सामने वाला एंगल 37 डिग्री बनता है, 4 से सामने वाला एंगल 53 डिग्री बनता है। तो cos 4/5 कितना हो जाएगा? 37 डिग्री के बराबर। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितना मिल गया? 37 डिग्री मिल गया कि नहीं मिल गया? बताओ। हम्म, बताओ, बताओ। ये यस थीटा कौन सा है? सर। हाँ, ये लिमिटिंग केस सॉल्व कर रहे हैं, तो ये थीटा कौन सा ये 90 माइनस थीटा कौन सा थीटा है? क्रिटिकल एंगल ही तो है ये। 90 माइनस थीटा जो एंगल है, यही तो क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल केस ही तो हम सॉल्व कर रहे थे। यस। तो ये वाला, मतलब ये वाला जो एंगल होगा, जो इंसिडेंट एंगल होगा, ये एंगल किसके बड़ा बड़ा होना चाहिए? थीटा जिससे हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी तो TIR होगा। बताओ। हम्म। यस सर। अच्छा, इसमें यहां पर हम थीटा सी से सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें और अच्छे से समझ में आए। इसको हम साइन थीटा सी ले, क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं, क्लैरिटी मिलेगी। N1 की वैल्यू यहां पुट करो 3/2। क्रिटिकल एंगल हमेशा निकाल लो, सारा गेम ही क्रिटिकल एंगल का होता है। ओके साइन सर। थीटा साइन थीटा सी की वैल्यू 4/5, तो थीटा सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 53 डिग्री। यस सर। ये क्रिटिकल एंगल, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, अगर ये 53 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा तो TIR होगा। ठीक है। अब ये एंगल कितना है बेटा? ये एंगल कितना है? ये तो 90 माइनस थीटा था। मतलब 90 माइनस थीटा की वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ी हुई या उसके बराबर हुई तो TIR होगा। ये मैं समझाना चाह रहा। ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? यस सर। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस खत्म। अब यहाँ पे इसे 90 माइनस थीटा सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, तो थीटा इज लेस देन इक्वल टू थीटा सी के लिए यहाँ डालोगे तो 37 डिग्री आ गया। यस। हम्म। यस सर। बताओ, 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 बताओ। हाँ, बताओ। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? हम्म। आई। आई। अच्छा, ये बोल रहा है कि डज नॉट क्रॉस द फेस BC, मतलब BC के बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर ये यहां से हल्का सा भी अंदर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए तो BC को क्रॉस नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे TIR वाली कंडीशन में सॉल्व कर दी, तो हमको थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 37 डिग्री आ गई। भाई BC क्रॉस ना हो पाए तो जस्ट TIR वाली इक्वेशन सॉल्व कर दो, TIR हो जाएगा यहां से, तो यहां से क्रॉस नहीं कर पाएगी बाउंड्री। सॉल्व कर दी, यहां से हमको थीटा की वैल्यू 37 डिग्री आ गई। बताओ। यस सर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। एक बार आप लोग खुद से ट्राई करना इन सवालों को, तब आपको पता चलेगा कि ये कुछ नहीं है, बहुत इजी है। क्या होता है ना, ऐसे सवाल आएंगे आपको, TIR के सवाल इसलिए मैं ज्यादा करा रहा हूं क्योंकि रिफ्रैक्शन के सवाल ज्यादा हैं नीट में आए हुए, PYQs में। तो TIR का सवाल आने का प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा होता है। ये वाला इसका करो ये। हाँ, बोलो, बोलो, बोलो। इसका आने का चांस है, ये बोल रहे हैं आप? हाँ, TIR के सवाल आने का चांस है इस बार, इसलिए मैं थोड़े ज्यादा करा रहा हूँ और सवाल। किसका किसका है? और बताते रहूंगा, जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा ना, जैसे थर्मो है तो उसमें मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट्स हैं, है ना, तो ऐसे बताते रहूंगा। TIR नहीं, का मैं रे सवाल, ऑप्टिक्स का ही पूछ रही थी। रे ऑप्टिक्स में बेटा लेंस का सवाल आने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि आपका जो आई का हाँ। डॉक्टर होता है ना, उसको लेंस वगैरह से डील करना होता है बहुत ज्यादा। तो जो कटिंग ऑफ लेंसेज मैंने पढ़ाया,
वो पढ़ लो, वो ध्यान रखना। फिर लेंस का एक क्वेश्चन जो मैंने कराया वो करना। फिर TIR को ध्यान से पढ़ लेना। ये 3-4 टॉपिक जो अभी हम पिछले 3 दिनों में पढ़े हैं, वो उनको हम ध्यान से रखना, उनको उनको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। हाँ, वैसे तो सबका ही ध्यान रखना सही है। हाँ, वैसे सही सबका ही ध्यान रखना चाहिए, बट इन 2-3 टॉपिक का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। करो फिजिक्स में भाई। तो कहीं से। हाँ, करो भाई। ये सवाल इजी है, ये सारे बच्चे करके दिखाओ यार। दिस इज एन इजी क्वेश्चन। सी हो सकता है। हम्म रोलर टू ट्रांसपेरेंट मीडियम A एंड B सेपरेटेड बाय अ प्लेन बाउंड्री। ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा मीडियम A यहाँ पे है, B यहाँ पे है। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इतना। अच्छा, मतलब स्पीड इन मीडियम ए आपको दिया हुआ है। ठीक। और स्पीड इन मीडियम बी भी आपको दिया हुआ है। सर, आपने एक बात हमको पहले दिन या दूसरे दिन ही बताई थी, क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम वो होता है C/μ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अगर आपको निकालना हो तो C मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कर देंगे। तो सर हमको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए निकालना हो तो हम लिख देंगे 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए हमको मिल गया 3/2। ऐसे ही हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी पता करना हो तो 3 × 10⁸ अपॉन 2.5 × 10⁸ कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा 6/5। अभी हमने 2 मिनट पहले बताया था क्या? 3/2 बड़ा है 6/5 से। मतलब ए जो है वो डेंसर है, ये वाला मीडियम डेंसर है, और ये रेयरर है। और हमने बचपन में पढ़ा था क्या? डेंसर से रेयरर जाते हैं तो ही क्या होता है? TIR। तो हमारा डायग्राम ऐसा बन जाएगा। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आपको सोचना था कि कहां से कहां रे जाएगी। डेंसर से रेयरर ऐसे जाएगी। ये हमारा हो गया θc। तो अब हम यहां से क्या लिख देंगे? इक्वेशन लिख देंगे, μA इंटू साइन θc इज इक्वल टू μB इंटू साइन 90 डिग्री। ये हमारा रिफ्रैक्शन का एंगल है जो कि 90 डिग्री है। μA का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 3/2 इंटू साइन θc इज इक्वल टू μB का वैल्यू है 6/5। तो यहां से हमको θc की वैल्यू मिल गई। साइन θc इज इक्वल टू 3 से ये काटा 2 बार 4/5। तो θc की वैल्यू क्या आ गई? साइन इनवर्स 4/5। बताओ, किसी को कोई समस्या इस सवाल में? नो सर। बता दो यार, समस्या है तो बेझिझक होके। हम्म बोलो भाई। नो सर। इस सवाल की खास बात क्या थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली नहीं दिए थे, तो उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट दे दी आपको। तो आपको स्पीड ऑफ लाइट से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था। ये इस सवाल की इंपॉर्टेंट बात थी, अच्छी बात थी। बताओ, अगर ये समझ आ गया तो ये वाला करके बता दो यार।
सपना फिजा कुड। ये काम किससे करवा रही मम्मी उसकी? हम्म। संपदा। संपदा, आपकी मम्मी कम करवा रही है आपसे? हम्म। यस सर, दिन भर मजदूरी करवाई है मेरे से। क्या करवाया? आज मेरे घर में गेस्ट आए थे 2-3 बार, तो मेरे से सर्व करवाया, चाय बनवाई। अरे, तो आपने और बोला कल नहीं? भी आने और कल भी आने वाले हैं, तो कल भी मुझे वेटर बनाएगी। अरे, बहुत दुख है सर, क्या बताऊं। मम्मी से बोलो हमको पढ़ना है। हम्म। पढ़ना तो है बट अब बोल रहा है वो कि ऐसे 45 के शायद एंगल पे ये रे ऑफ लाइट आ रही है। और क्या हो रहा है बेटा? TIR हो रहा है, ऐसे TIR हो गया, रे ऑफ लाइट ऐसे चलेगी वापस। अब रोज अगर नहीं टी हो आई आर पाती हो ना, रहा है इसलिए तो मैं नहीं बोल TIR की सकती। इक्वेशन लिखेंगे बेटा। तो म्यू इंटू साइन 45 इज इक्वल्स टू म्यू ए इंटू साइन 90। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो म्यू इंटू साइन 45 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई √2। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। मतलब म्यू की वैल्यू इससे ज्यादा होगी। इससे क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। बताओ, इससे ज्यादा डेंसर होना चाहिए मटेरियल, तभी जितना ज्यादा डेंस मटेरियल होगा उतनी ज्यादा रे मुड़ेगी। तो म्यू की वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए। म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.414, तभी TIR हो पाएगा। जितना ज्यादा डेंसर मटेरियल होगा उतनी ज्यादा रे मुड़ेगी। तो यहां पर एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 1.414 से बड़ा है। √2 की वैल्यू बेटा होती है 1.414। हम जनरली कैलकुलेशन इजी करने के लिए √2 की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 1.4। तो किसी बच्चे ने 1.4 लिखा होगा तो थर्ड ऑप्शन मार्क कर देगा। आपको पता होना चाहिए √2 की वैल्यू 1.414 होती है। 1.4 अप्रोक्स होती है वैल्यू। ये वैल्यू अप्रोक्स होती है, मतलब ये वाली वैल्यू भी अप्रोक्स है। √2 इरेशनल नंबर है, इससे भी ज्यादा बड़ा डैश डैश डैश, पर आपको 1.4 से ज्यादा होती है म्यू की वैल्यू। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है ये। जिसने सी सोचा वो फंस गया। क्या आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई? बताओ। यस सर। नहीं आई समझ में? आ गई। तो ये बात ध्यान रखोगे एग्जाम में। हम्म। हाँ, हम्म। इस बात को ध्यान रखोगे? यस। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, √2 की वैल्यू 1.414 होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम्म। आपका होमवर्क है। ठीक। छुट्टी। नहीं नहीं, अब प्रिज्म पढ़ेंगे बेटा। कहाँ छुट्टी? कहाँ छुट्टी? कौन बोला? कहाँ कोई बोला? कोई तो बोला। आलसी बच्चे। ये वाले दो क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क। ठीक। अब हम आते हैं प्रिज्म पे। क्या आप लोगों को TIR समझ आ गया? क्या जो न्यूमेरिकल आज हमने सॉल्व किया, क्या वो आपको समझ आया? बताओ। हम्म। ट्रिकी थे। हाँ थोड़े ट्रिकी थे। हाँ, थोड़े एक दो सवाल ट्रिकी थे। बताओ दो समझ आया तीन कि बार नहीं आया? रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अब हम प्रिज्म पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? प्रिज्म। ठीक है, यस सर। चलो। सर, प्रिज्म जो होता है वो अलग अलग शेप का होता है। ठीक, पर हमको ट्रायंगुलर शेप वाला प्रिज्म ही पढ़ना है। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप वाला प्रिज्म ही हमको पढ़ना है हमारे सिलेबस में। सो दिस इज अ प्रिज्म। दिस इज अ प्रिज्म।
ठीक। अब आप देख रहे हैं आपको 3 साइड्स हैं प्रिज्म की, दीज आर 3 साइड्स, ट्राइंगल है ऑफ कोर्स, राइट। ये पॉइंट ए कह दो इसको बी कह दो, इसको सी कह दो, ठीक है सर। ये बीसी के परपेंडिकुलर एक लाइन है, ठीक, ऐसे हमने ड्रॉ कर दी, और ये एसी के परपेंडिकुलर एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, ऐसे, ठीक है सर। आराम से सुनना बेटा, 4-5 मिनट, ठीक है, सब चीज क्लियर कर दूंगा, ठीक। इस पॉइंट को हमने बोल दिया एम, और इस पॉइंट को हमने बोल दिया एन, राइट। इतने तक कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। अब यहां से हमने एक रे ऑफ लाइट भेजी, यश, वो कुछ एक एंगल I1 से यहां पे टकराई इस नॉर्मल से, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। ये डैश डैश हमने जो बनाया है वो क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल से I1 एंगल पे ये रे ऑफ लाइट टकराई एम पॉइंट पे। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा बेटा? सर ये प्रिज्म है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है म्यू, और हमको मालूम है बाहर है एयर, ठीक है सर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर्स एयर से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ गई कि नहीं मुड़ गई, बताओ? टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसे मुड़ी कि नहीं मुड़ी? ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है R1, ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है R1। ये टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ गई, टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ गई। बताओ, जब रेयरर से डेंसर मीडियम लाइट जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ती है। ये मैंने आपको पहले दिन जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तब हमने सिखाया था, बिल्कुल सही बात। सर यहां पर अब ये N2 N पे पहुंच गई, हाँ सर। N पे जब ये पहुंची तो ये एंगल R2 बना रही है, बिल्कुल सर। सर ये R2 अब इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, यस सर। अब सर ये लाइट जो है ये डेंसर से रेयरर जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाएगी कि नहीं मुड़ जाएगी? ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाएगी कि नहीं मुड़ जाएगी, बताओ? लेट्स से ये एंगल I2 बना रही है, लेट्स से ये एंगल I2 बना रही है, बताओ बताओ। यस सर। सर ओरिजिनली तो लाइन ऐसे जा रही थी, सर ओरिजिनली तो लाइन ऐसे जा रही थी, हाँ सर। फिर फाइनली रिफ्रैक्शन होने के बाद, प्रिज्म से निकलने के बाद लाइन ऐसे चली गई, हाँ सर। जा इस डायरेक्शन में रही थी, चली इस डायरेक्शन में गई, तो सर ये तो इतनी मुड़ गई लाइट, हाँ सर। और आपने हमको जब प्लेन मिरर पढ़ा रहे थे आपने बताया था जितना लाइट मुड़ जाए उसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यही हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, डेल्टा। डेल्टा क्या है बेटा? एंगल ऑफ डेविएशन। जितने एंगल से लाइट मुड़ गई प्रिज्म से पास होने की वजह से, प्रिज्म से निकली वो लाइट और निकलने की वजह से जितनी मुड़ गई उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज आवर एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। इस पॉइंट को कुछ हम बोल देते हैं के पॉइंट अभी के लिए, बताओ। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं पी पॉइंट। ये बात समझ आई कि नहीं आई? किसको ये बात समझ में नहीं आई? बताओ बताओ। मुझे आ गई। किसको नहीं आ रही समझ, बताओ। लगता है सबको आ गई। आगे सर। हाँ आ गई समझ? आगे सर। अब ये बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक प्रिज्म का कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर ये कंस्ट्रक्शन आपके दिमाग में नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक एक इसका तो कंस्ट्रक्शन इसलिए डेरिवेशन मैंने भी होगा करके ना अभी। हाँ क्या? इसका तो भी डेरिवेशन भी होगा ना। हाँ हाँ डेरिवेशन समझाऊंगा बेटा, मैं वही समझा रहा हूँ। ओके।
अभी मैं इसका डेरिवेशन समझा रहा हूँ, मैं सारे डेरिवेशन नहीं बताता हूँ, पर इसका बता रहा हूँ जिसमें आपको प्रिज्म समझ में आ जाए। यस सर। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आना चाहिए। डेल्टा मतलब क्या? कई सारे बच्चे प्रिज्म पढ़ के छोड़ देते हैं और उनको पता ही नहीं होता, उससे बोलो एंगल ऑफ डेविएशन, वो सोचता रह जाता है एंगल ऑफ डेविएशन मीन्स क्या। ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ये लाइट ऐसे जा रही थी ऐसे चली गई, ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये है डेल्टा। और जब हम डेल्टा मिनिमम की बात करते हैं तो इसी को मिनिमम करने की बात करते हैं कि ये मिनिमम हो, ये कम से कम हो। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई बताओ? हम्म हम्म ठीक। अब आपको यहां एक क्वाड्रेटरल दिख रहा है क्या? एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है क्या आपको? कौन सा क्वाड्रिलेटरल? ए एम पी एन दिख रहा है क्या आपको? सर ये है ए, ये है एम, ये है पी, ये है एन, क्या आपको ये क्वाड्रेटरल दिख रहा है? बताओ, दिख रहा है? सर ये जो क्वाड्रेटरल है ये, अरे पेन, ये जो क्वाड्रेटरल है ये साइक्लिक क्वाड्रेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम, अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। कैसे पता सर? सर कैसे पता, हमको तो नहीं पता। सर 10th क्लास, उसमें एक चैप्टर आता है सर्किल्स, उसमें ये पढ़ते हैं। बताओ, एक क्वाड्रेटरल अगर हम ले लें, साइक्लिक क्वाड्रेटरल, एक हम साइक्लिक क्वाड्रेटरल ले लें, आराम से सुनना बेटा बस, ठीक है, बस सुनते जाना। एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है सर, इस साइक्लिक क्वाड्रेटरल का मतलब क्या होता है? चारों जो कॉर्नर है क्वाड्रेटरल के वो किस पे लाई करें? सर्किल पे। दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटरल, दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटरल, दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटरल। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। साइक्लिक क्वाड्रेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल डी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। एंड ऑफ कोर्स चारों ही एंगल का सम 360 डिग्री होना ही चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, तो वो तो कहने वाली बात ही नहीं। ये क्वाड्रेटरल की प्रॉपर्टी होती है। कौन से क्वाड्रेटरल की? साइक्लिक क्वाड्रेटरल। ये कैसा क्वाड्रेटरल है बेटा? साइक्लिक क्वाड्रेटरल। ये उसकी क्या है? प्रॉपर्टी है। क्या आप लोगों को ये प्रॉपर्टी रिकॉल हुई? आपने बचपन में पढ़ी थी? बताओ बताओ बताओ, यस सर। क्या आपको ये बात हुई? हम्म ये बात आपको रिकॉल हुई कि नहीं हुई? यस सर। तो ये वाला जो एंगल है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो क्वाड्रेटरल है, ए एम पी एन, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल होता है। अच्छा, तो सर साइक्लिक क्वाड्रेटरल की प्रॉपर्टी हमने आपने हमको याद दिला दी, तो अब हम खट से लिख सकते हैं क्या? सर एंगल ए एम पी प्लस एंगल ए एन पी की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। अपोजिट एंगल है ना, ए एम पी ये एंगल है, ए एन पी ये एंगल है। बताओ, हाँ? और सर हम एक और चीज लिख सकते हैं क्या? एंगल ए प्लस एंगल एम पी एन, इनकी वैल्यू भी 180 डिग्री हो जाएगी। क्यों? अपोजिट एंगल्स है। अभी बताया सर आपने 2 मिनट पहले, अपोजिट एंगल के सम 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो सर ये एंगल और ये एंगल अपोजिट है, और ये एंगल पूरा और ये एंगल पूरा अपोजिट है। बताओ, उनका सम 180 डिग्री होगा, ये हमने लिख दिया। बताओ, हम्म एंगल बता दो एक बार, ये लास्ट वाले एंगल कैसे लिया आपने? हाँ फिर से बताएं, यस सर। इसको मिटा देता हूं, फिर से लिखता हूं। ठीक है, बस यही बताओ। क्या ये आपको समझ आया? ये समझ आया ये डायग्राम? यस सर, ये तो समझ गया मैं, अपोजिट अब एंगल देखना, 180। अब मैं आपको ये बात बोलने जा रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है, ए एम पी एन, ए एम पी एन, ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल। ठीक है,
तो साइक्लिक क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी बताई कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रेटल में। तो आप ध्यान से देखो, ए और ये वाला एंगल अपोजिट है कि नहीं है? यस सर। वैसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट है कि नहीं है? हम्म। है कि नहीं बताओ? यस सर। तो मैं यहां पे लिखूं एंगल ए एम पी प्लस एंगल ए एन पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस सर। ऐसे ही हम लिखें इसको, सिर्फ एंगल ए लिख दो, एंगल ए प्लस एंगल एम पी एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी को इसमें कोई शक? बताओ। यस सर, समझ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे और इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल देंगे। सर अब हम ट्राइंगल एम पी एन की बात करेंगे। एम पी एन, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। हाँ सर, तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल एम पी एन, इसकी वैल्यू भी 180 डिग्री होनी चाहिए। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात सर। सर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम देखें तो एमपीएन कॉमन है, 180 भी कॉमन है, तो ए की वैल्यू R1 प्लस R2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये पहला फॉर्मूला आ गया। बताओ। 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 ये पहला फॉर्मूला आ गया। यश बताओ, किसको ये बात समझ में नहीं आई? तो पहला जो फॉर्मूला हमारा है, पहला जो फॉर्मूला हमारा प्रिज्म का है वो ये फॉर्मूला है। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला विच इज ऑफ प्रिज्म। पहला फॉर्मूला जो हमारा है वो है ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। ये आपको ध्यान रखना, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला जो प्रिज्म का है, जो यूज होता है। बताओ। हम्म, बताओ यार। यस सर। यस सर। पक्का? यस अब सर। अब एक और बात, ठीक है? आराम से सुनना बेटा, आराम से बैठो, बस सुनते जाओ। ठीक है? बस आधा घंटे ना, 20-25 मिनट मेरे को आराम से सुनना बस आप। ठीक है? एक एक फंडा क्लियर कर दूंगा आज मैं। अच्छा सर, रिफ्लेक्शन पढ़ाए थे आप बचपन में, जब हम बहुत छोटे बच्चे थे, 10-12 दिन पहले, बड़ी शरारत करते थे। हाँ, अभी भी करते हैं। अभी भी करते हो? हाँ अभी भी करते हो, पर उस समय पे भी करते थे। तो आपने रिफ्लेक्शन पढ़ाया था हमको। सर रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ाया था आई इज इक्वल टू आर। हाँ सर, ये पढ़ाया था आपने। यहां से ऐसे इंसिडेंट रे आई, यहां से ऐसे इंसिडेंट रे चली गई। हाँ सर। सर रिफ्लेक्शन में आपने डेविएशन की बात की थी, हमको याद है। हम अच्छे बच्चे हैं, हमको याद है, हम भूले नहीं है। सर डेविएशन यहां पर रिफ्लेक्शन में आपने बताया था कि यहां पे रे जाती है, यहां चली गई, ये डेविएशन है डेल्टा। दिस इज डेविएशन डेल्टा। बताओ, बताई थी कि नहीं बताई थी ये बात? सर आर की वैल्यू आई के बराबर होती है और ये वाला एंगल भी आई है, तो डेल्टा का वैल्यू सर हो गया 180 माइनस 2i। ये फॉर्मूला हमने बढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बताओ। या इसको आप i इज इक्वल टू आर होता है तो 180 माइनस 2r भी लिख सकते हो। i इज इक्वल टू आर होता है एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। तो डेल्टा की वैल्यू 180 माइनस 2i या 180 माइनस 2r होता है। बताओ। यस सर। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? सर रिवीजन करने के लिए, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। अच्छा कोई काम नहीं? नहीं तो फिर, अरे हमको तो नहीं नहीं, रिफ्लेक्शन से कुछ तो मतलब है काम ना। होगा। हाँ, कुछ तो काम होता है इसका। नहीं अभी काम नहीं है, अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें कोई काम नहीं है। तो हमने क्यों पढ़ा है? बस ऐसे ही पढ़ा दिया, रिवाइज कराने के लिए, कि पुरानी बातें याद करा दी। ठीक है सर। अब अब बात करते हैं क्या? अब मान लेते हैं कि ये हमारे पास रे ऑफ लाइट यहाँ आई। हाँ सर। सर ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है।
सर रे ऑफ लाइट आई और ऐसे चली गई। बिल्कुल सर, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी कि नहीं करेगी, बताओ बताओ, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी कि नहीं करेगी, बताओ। हाँ सर, ये एंगल तो आई था, हाँ सर, ये एंगल तो आर था, हाँ सर। सर आपने अभी हमको कंसेप्ट समझाया है, ए- जिस एंगल से रे ऑफ लाइट बेंड हो जाती है उसी को तो डेविएशन कहते हैं। तो ये हमारा डेविएशन हो गया कि नहीं हो गया इस केस में? बिल्कुल सर। तो सर यहां पर डेविएशन डेल्टा को हम कैसे लिखेंगे? सर ये पूरा एंगल आई होता, ये एंगल आर है, तो आई माइनस आर। ये डेविएशन प्रोड्यूस हुआ है रिफ्रैक्शन की वजह से। बताओ बताओ। हाँ, कितने बच्चों को ये बात समझ में आया? कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? बताओ। बोलते यस जाना सर। यार, बोलते जाना यार, बोलते जाना यार, नहीं तो फिर दिक्कत क्या है ना, मुझे पता नहीं चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। बताओ। हाँ, डेविएशन मतलब जितने एंगल से रे ऑफ लाइट मुड़ गई। अगर ये कोई बीच में ना आता तो रे ऑफ लाइट डॉटेड लाइन में सीधे जाती, पर एक्चुअल में चली ऐसी गई, तो मुड़ कितनी गई? इस एंगल से मुड़ गई। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? आई माइनस आर। तो ये डेविएशन हो गया। ठीक है सर। यहां पर रेयरर से डेंसर जा रही थी, अब हम बात करेंगे डेंसर से रेयरर। डेंसर से रेयरर। सर डेंसर से रेयरर जाती है लाइट, तो हमको मालूम है, क्या मालूम है? हमको तो कुछ मालूम है, क्या मालूम है? सर अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाती है। यस सर, ऐसे मुड़ जाएगी रे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाएगी। कितने बच्चों को पता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाएगी? बताओ। कितने बच्चों को यस पता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाएगी? बताओ। सर ये वाला एंगल तो आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यस सर। ये वाला एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यस सर। बिल्कुल सर। सर ये एंगल क्या है? ये एंगल है डेविएशन, जिससे रे ऑफ लाइट मुड़ गई। जिस एंगल से रे ऑफ लाइट मुड़ जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से, उसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हमारा डेविएशन हो गया। सर इस बार डेविएशन कितना होगा? इस बार डेविएशन कितना होगा? सर देखो, ये आई था तो ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा, यस सर। ये वाला पूरा आर है, तो डेविएशन को हम आर माइनस आई कह जाएंगे कि नहीं कह देंगे, बताओ बताओ। इस केस में डेविएशन को आर माइनस आई कह देंगे कि नहीं? बताओ बताओ। यश बताओ। यस सर। बस बताओ 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 बताओ। हम्म। यस सर। बेटा रिस्पॉन्ड करते जाना, ठीक है। तो हम रिफ्रैक्शन के केस में हम इन दोनों को कंबाइन करके ऐसा कह सकते हैं ना, डेल्टा इज इक्वल टू, जनरली इस तरीके से फॉर्मूला लिखा होता है किताब में, आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, ठीक है। जब रेयरर से डेंसर जा रही हो तो आई माइनस आर, जब डेंसर से रेयरर जा रही हो तो आर माइनस आई, ठीक है। बताओ। और आर और आई क्या है? आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इनका मीनिंग याद रखना, आर और आई का मीनिंग क्या होता है याद रखना। इतना कितने बच्चों को समझ में आया? बताओ बताओ। यस सर। आया? अब एक बात मुझे बताना, एक बात अब मुझे बताना, सर यहां पे इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? सर ये एंगल, इसको कॉपी कर लिया कि नहीं स्लाइड को? इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। हाँ सर, ये वाला जो एंगल है, ये तो पहले वाले रिफ्रैक्शन की वजह से डेविएशन नहीं हो गया, ये बताओ। ओरिजिनली रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे मुड़ गई। हाँ सर। सर पॉइंट एम पे रेयरर से डेंसर जा रही है लाइट। हाँ सर। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा? पहला डेविएशन, सर रेयरर से डेंसर जा रही है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? आई माइनस आर। तो इंसिडेंस का एंगल क्या हो जाएगा सर? इंसिडेंस का एंगल क्या हो जाएगा? आई वन माइनस आर वन। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? ये पहला डेविएशन है एट पॉइंट एम। सर ये डेविएशन कैसा हुआ?
सर ये डेविएशन कैसा हुआ, क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज मुड़ गई वो, क्लॉकवाइज मुड़ गई वो। बिल्कुल सही सर। सर अब हमको बताओ एट पॉइंट एन क्या हुआ, एट पॉइंट एन क्या हुआ। सर एट पॉइंट एन हम कहा जा रहे हैं, डेंसर से रेयरर जा रहे हैं कि नहीं, डेंसर है ये रेयरर है, तो डेंसर से रेयरर जा रहे हैं सर। सर डेंसर से रेयरर क्या होता है फॉर्मूला, सर डेंसर से रेयरर जब जाते हैं तो आर माइनस आई, आर क्या होता है, फाइनल एंगल मतलब रिफ्रैक्शन का एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, और आई क्या होता है, इंसिडेंट एंगल। हाँ सर, तो सर डेंसर से रेयरर जा रहे हैं, तो इस बार केस में एन पॉइंट के लिए इंसिडेंट एंगल R2 है, तो डेल्टा टू क्या हो जाएगा, I2 माइनस R2, क्योंकि इस बार एन के लिए इंसिडेंट एंगल R2 है। देखो रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, तो कंफ्यूज मत होना, I1 R2 यहां लिखा हुआ है इसके ज्योमेट्री के केस में, पर R2 यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ एन पॉइंट पे R2 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और I2 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कंफ्यूज में, I2 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सर जब हम डेंसर से रेयरर जाते हैं तो डेविएशन कितना होता है, डेंसर से रेयरर जब जाते हैं, डेंसर से रेयरर जब जाते हैं तो आर माइनस आई होता है, मतलब रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है I2, एंगल ऑफ इंसिडेंस है R2। सर ये कैसे मुड़ी रे, ये कैसे मुड़ी रे सर, ये भी क्लॉकवाइज मुड़ी, ये भी देखो क्लॉकवाइज मुड़ी, तो ये डेविएशन भी कैसा है, क्लॉकवाइज। सर दोनों क्लॉकवाइज मुड़ी है तो नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। प्लस क्यों आया, क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज मुड़े, तो नेट डेविएशन कितना हो जाएगा, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। सर इसको कैसे लिखें, इसको कैसे लिखें सर, I1 प्लस I2, यस सर, माइनस R1 प्लस R2, यस सर। ऊपर कुछ लिखा हुआ है, R1 प्लस R2 A होता है, ये सेकंड फॉर्मूला है। और सब चलेंगे, हाँ और सब चलेंगे। कोई ना, आप हो ना, बात खत्म। बताओ यार, क्या आपको समझ आया, क्या आपको समझ आया। यस सर। तो डेविएशन निकालना आपको आ गया कि नहीं आ गया, बताओ बताओ। यस सर। यस सर। हाँ यस सर। समझ आया कि नहीं आया, बताओ। आ गया सर। हम्म, आ गया समझ। मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ सिर्फ। हम्म, नहीं सर, आ गया। पक्का। अब कल करा इफ, देना सर, हाँ कल करा देना। वो भी नहीं है फिर। नहीं नहीं बेटा, क्या है ना वो, कल हम क्वेश्चन भले करेंगे पर फॉर्मूले आज सारे डराइव करने जरूरी हैं एक फ्लो में। इफ ए एंड आई आर स्मॉल, ठीक है, ए एंड I1 आर स्मॉल, ए क्या होता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर ये एंगल और ये इंसिडेंट एंगल दोनों अगर छोटे हैं तब क्या होगा, तब क्या होगा बताओ। सर इस पॉइंट पे हम रिफ्रैक्शन का इक्वेशन लिखेंगे, सर साइन I1 इंटू वन इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1, ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताओ। सर ए और I1 दोनों स्मॉल है, I1 भी स्मॉल है तो R1 भी स्मॉल होगा। और सर आपने बेसिक मैथ में पढ़ा था, अगर कोई एंगल छोटा है बहुत तो उसकी वैल्यू ऐसे लिख देते हैं कि नहीं, बताओ, ऐसे लिख देते हैं कि नहीं, बताओ। हम्म, बताओ। यस सर। तो सर इस इक्वेशन को हम फिर ऐसे लिख दें क्या, I1 इज इक्वल टू म्यू R1, कोई दिक्कत है, साइन I1 की जगह I1 लिख दिया, साइन R1 की जगह R1 लिख दिया, म्यू म्यू वैसा का वैसा, बताओ। और बिल्कुल सिमेट्रिक तरीके से फिर हम क्या ऐसा भी लिख सकते हैं क्या फिर, बताओ।
अरे जैसे इक्वेशन ये लिख दिया वैसे ही एग्जैक्टली सिमेट्रिक तरीके से ऐसा लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे भाई? सिंपल सी बात है, अगर I1 छोटा होगा तो R1 भी छोटा होगा, R1 छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली R2 भी छोटा होगा, तो I2 भी छोटा होगा, सब एंगल छोटे छोटे हो जाएंगे। बताओ बताओ बेटा, मैं 1000 बार बोल रहा हूँ, बी वेरी रिस्पॉन्सिव इन दिस क्लास, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट है फिर सिर्फ। ठीक है, इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिव, हर यस लाइन पे अगर आपका यस मुंह से नहीं निकल पा रहा है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत डिफिकल्ट है फिर फिजिक्स इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिव। ठीक है, जी सर। यू हैव टू बी रिसेप्टिव एज वेल एज रिस्पॉन्सिव। ओके सर। रिसेप्टिव प्लस रिस्पॉन्सिव। अगर आप रिसेप्टिव हो मतलब आप चीजों को ध्यान से सुनने की कैपेबिलिटी रखते हो, और आप रिस्पॉन्सिव हो, आप जवाब देना जानते हो, बोलना जानते हो, तो फिजिक्स इजी है। नहीं तो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट अगर आप रिसेप्टिव और रिस्पॉन्सिव नहीं हो तो, क्योंकि उसके बाद आपका ब्रेन सोचना बंद कर देगा। क्योंकि ना फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में दिक्कत क्या है, विजुअलाइजेशन लगता है। ठीक है, फिजिक्स में विजुअलाइजेशन लगता है, फिजिक्स में डायग्राम्स लगते हैं। आप फिजिक्स को ऐसे हाथ बांध के नहीं पढ़ सकते, आप बायोलॉजी हाथ बांध के पढ़ सकते हो। आपकी जो तमन्ना, वो कौन सी मैम है, वो गरिमा मैम है, वो कुछ पढ़ा रही है, आप ऐसे हाथ बांधे हो, फ्रूटी पी रहे हो, पढ़ रहे हो। इट कैन बी डन इन टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन बायोलॉजी, टू अ सर्टेन एक्सटेंट इवन इट कैन बी डन इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक चल रही है, इनऑर्गेनिक चल रही है, आप फ्रूटी पीते हो, सुन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। इन फिजिक्स देर आर डायग्राम्स, अनलेस यू आर मेकिंग द डायग्राम्स। आप अगर अभी इस समय मेरे साथ बैठ के एक एक डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहे हो ना बेटा, कुछ नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, तो यू इसमें विजुअलाइजेशन इन्वॉल्व होता है, डायग्राम इन्वॉल्व होता है, और थोड़ी बहुत मैथ्स भी इन्वॉल्व होती है। अगर ये तीनों का जोड़ है फिजिक्स, इन तीनों का मिलाप है फिजिक्स। अगर आप रिसेप्टिव नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, मतलब आप रिसेप्टिव का मतलब है कि ध्यान से सुन नहीं रहे, आपका दिमाग टाइपिंग करने में, कुछ और करने में, कोई और काम करने में, घर के किसी काम में, दोस्तों में, आपके भाई बहनों में है, तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों चीजों का खेल है। अगर आप रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्योंकि भाई टीचर तो भाई मैथ्स करके आगे बढ़ जाएगा, अगर आप हाँ या ना नहीं बोल रहे तो आप, क्योंकि इसमें क्या हो, मैथ्स है, मैथ्स में मान लो एक स्टेप नहीं समझ में आया, मान लो किसी को ये चीज समझ में नहीं आई, तो इसके बाद का कुछ नहीं समझ में आएगा। बायो में ऐसा नहीं होता, बायो में मान लो एक कोई स्टेप नहीं समझ में आया, तो क्योंकि वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ज्यादा है, तो हो सकता है अगले का स्टेप समझ में आ जाए। केमिस्ट्री में अगर एक स्टेप समझ में नहीं आया, तो हो सकता है अगला स्टेप आप रट लो या समझ लो। यहाँ ऐसा नहीं होता बेटा, अगर यहाँ ये चीज अटकी मतलब इसके बाद का पूरा प्रिज्म अट गया, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल भी अटके, इसके बाद सब कुछ अटक गया। फिजिक्स इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट अगर आप रिस्पॉन्स कर रहे हो तो, एंड इट इज अ वेरी डेडली सब्जेक्ट अगर आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो तो। इसलिए मैं डे वन से बार बार बोल रहा हूँ, बी रिस्पॉन्सिव। बोलो यस और नो। अब I1 और I2 ये हमने लिख लिया, ये कब लिखा है बेटा, ये हमने कब लिखा है, ये चीज कब वैलिड है, जब A और I1 क्या है, छोटे हैं। ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। सर अगर ये हमने ऐसा लिख लिया तो सर डेल्टा की वैल्यू हम लिखें क्या? सर डेल्टा की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, क्या निकाली थी, I1 प्लस I2, बोलो, माइनस A। सर I1 की और I2 की जगह ये वैल्यू पुट कर दें क्या? बिल्कुल सर। तो सर म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस A। यस सर। सर म्यू बाहर निकाल लें क्या? सर R1 प्लस R2 बन जाएगा माइनस A। सर R1 प्लस R2 तो A ही होता है, अभी आपने बताया था, तो ये बन जाएगा म्यू A माइनस A। तो सर डेल्टा की वैल्यू आ गई म्यू -1 इंटू A। क्या आपने ये फॉर्मूला कभी देखा है? बताओ यस बताओ। सर। यस सर। ये यस फॉर्मूला सर। आपने देखा है? यस सर। यस। यस सर। तो इंपॉर्टेंट बात, 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 इंपॉर्टेंट बात। सर ये वाला जो फॉर्मूला था, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये हमेशा वैलिड है। हाँ सर। सर और I1 प्लस I2 माइनस A, ये भी हमेशा वैलिड है। तो सर ये फॉर्मूला A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये हमेशा वैलिड है। और सर ये स्पेशल केसेस करवा रहे हो क्या? क्या? स्पेशल केसेस करवा रहे हो? वही समझा रहा हूं बेटा, इसलिए बोल रहा हूं बी रिस्पॉन्सिव।
ये देखो दो चीज लिखी, ए इक्वल टू R1 + R2 हमेशा वैलिड है, और डेल्टा इज इक्वल टू I1 + I2 - A, ये भी हमेशा वैलिड है, हमेशा हर प्रिज्म के लिए वैलिड है। बट सर डेल्टा इज इक्वल टू μ-1 इंटू ए तभी वैलिड है जब ए और आई क्या है, छोटा, व्हेन ए एंड आई आर स्मॉल। ये जब ड्राइव कर रहे हैं हम, तो यहां पर ए एंड आई आर स्मॉल, ये कंडीशन के लिए ये वैल्यू आई है। तो जब ये आप एंगल तभी लगा सकते हो, ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब ए और आई की वैल्यू छोटी है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। सर यस इतना सर। क्यों डिटेल में बता रहे हो? इससे थोड़ी सवाल आता है। इससे सवाल आया है नीट 2024 में, पिछले साल। सर सवाल कल करवा देना। हाँ सवाल कल करवाएंगे बेटा, पर फॉर्मूले तो बताने पड़ेंगे ना सारे। अरे कितने रह फॉर्मूले तो गए करा। सर? हाँ कितने रह गए? बस 5 मिनट और, थोड़ा सा आ गया। पक्का? हाँ हाँ ठीक। ठीक है ना? बताओ, ओके सर। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा सर, अब बात आती मिनिमम डेविएशन की। ये कंडीशन आपने पढ़ी है, डेल्टा को मिनिमम करना है, हम चाहते हैं कि मिनिमम डेविएशन हो। मतलब ये जो मुड़ रही है रे ऑफ लाइट, ओरिजिनल डायरेक्शन से ये मुड़ रही, डेविएशन कितना है, डेल्टा क्या है, ये है डेल्टा। ठीक है, इस डेल्टा को हम क्या चाहते हैं, मिनिमम करना है, छोटे से छोटा हो, कम से कम हो। तो मिनिमम डेविएशन कब होता है? मिनिमम डेविएशन कब होता है? जब I1 इज इक्वल्स टू I2 होता है एंड R1 इज इक्वल्स टू R2 होता है। जब ये कंडीशन फॉलो होती है तब मिनिमम डेविएशन होता है। तब क्या होता है, मिनिमम डेविएशन। इसको हम R बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, R बोल देते हैं। तो सर आपने अभी बताया A इज इक्वल टू होता है R1 + R2। हाँ सर, R1 R2 की जगह R लिख दें तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 2R। हाँ सर, तो R की वैल्यू हमको मिल जाएगी A/2। तो मिनिमम डेविएशन के केस में R की वैल्यू क्या हो जाती है, A/2। बिल्कुल सही बात। सर हमको पता है कि डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। सर अभी आपने बताया I1 + I2 - A, ये होता है। बिल्कुल सही। सर I1 और I2 बराबर हो जाएंगे I के बराबर, तो सर मिनिमम डेविएशन के लिए क्या हो जाएगा, ये 2I बन जाएगा, क्योंकि I1 I2 I के बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल सर। और A को हम वैसा ही लिखे रहने देते हैं। ठीक है सर, यहां से I की वैल्यू क्या आ जाएगी सर डेल्टा मिनिमम प्लस A/2। डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, ये हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, I की वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल सही बात। सर हमको I मिल गया, R मिल गया, तो सर इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा के हम म्यू की वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं? I मिल गया, R मिल गया, तो स्नेल्स लॉ लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे? बताओ, स्नेल्स लॉ कैसे लगाओगे? सर 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R, ऐसे लिख पाओगे कि नहीं बताओ? यस सर। तो सर म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन I/साइन R। तो सर म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ऑफ I की वैल्यू क्या है, ये है डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 होल अपॉन साइन। R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू पीछे मैंने बताई A/2। ये हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिल गई। बताओ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमको मिल गई। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस, बताओ। यस सर। हाँ यस सर। यस सर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब है, मिनिमम डेविएशन के केस में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आई। मतलब जब मिनिमम डेविएशन डेल्टा मिनिमम हमें मालूम हो, तब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हैं। यस यस सर। तो डेविएशन आप बोल रहे हो सर मिनिमम डेविएशन है ये, हाँ बिल्कुल मिनिमम है। इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ये मैं ग्राफ भी आपको बता देता हूँ। ये ग्राफ एग्जाम में पूछा जाएगा, ये नीट में सीधा पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चन बोलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट मिनिमम डेविएशन वर्सेस I, मिनिमम डेविएशन वर्सेस I1 का ग्राफ कौन सा होगा, सीधा सीधा एग्जाम में पूछेगा, सीधा डायरेक्ट।
तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा। आपको ये दिख रहा है, ये मिनिमम वाला पॉइंट है, ये सबसे कम है, मिनिमम सबसे कम डेविएशन होगा। हर एक इस पॉइंट के अलावा किसी भी पॉइंट पे जो डेविएशन है ज्यादा हो रहा है, ये मिनिमम है, सबसे कम है। ग्राफ इतना पढ़ना आपको आना चाहिए, दिस इज मिनिमम। इस पॉइंट पे वैल्यू इससे ज्यादा है, इस पॉइंट पे भी वैल्यू इससे ज्यादा है, दिस इज मिनिमम। और ये कब हमको मिल रहा है, जब यहां पे I1 इज इक्वल टू I2 है और R1 इज इक्वल टू R2 है। जब ये कंडीशन फुलफिल्ड है तब हमको मिनिमम डेविएशन मिल रहा है। ये डेल्टा वर्सेस I1 का ग्राफ है, दिस इज ग्राफ। अगर इस कंडीशन के राइट हैंड साइड जाएंगे तो भी डेविएशन बढ़ेगा, इस कंडीशन के लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो भी डेविएशन बढ़ेगा। इस पॉइंट पे, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मिनिमम हमको मिलेगा। बताओ, यस ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, बताओ बताओ यस बताओ। सर। हाँ, यस सर। तो ये हमारा था प्रिज्म की थ्योरी। यस, ओके दिस सर, वाज द प्रिज्म थ्योरी। हो ठीक गया। है, हाँ अब खत्म क्लास। हाँ, अब आपकी क्लास खत्म है। दिस वाज द प्रिज्म थ्योरी। बताओ, यश, बताओ बताओ बताओ। सर एक चीज और बताना भूल गया, ये सर आई और ए स्मॉल है, इसका मतलब क्या हुआ? सर ए का वैल्यू जो होता है ना, लेस देन 5 डिग्री 6 डिग्री से जब पतला छोटा होता है, बहुत पतला सा प्रिज्म होता है, तब के लिए वैलिड है। स्मॉल एंगल का मतलब क्या, 5-6 डिग्री से छोटा है अगर, ठीक है। बताओ, यस सर। अगर छोटा नहीं हुआ प्रिज्म, अगर छोटा नहीं हुआ तो क्या करेंगे सर? सर तब ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, एक ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, और इन दोनों पॉइंट पे स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। ठीक है, ठीक। तो आज की क्लास यहां पे रखते हैं, कल हम प्रिज्म के सवाल करेंगे। सारे फॉर्मूले, सारी बातें मैंने आपको बता दी। नाउ टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट क्वेश्चंस। थैंक यू सर। ओके सर। ठीक है बेटा, ठीक है यस सर। चलो भाई, कल बाय मिलते हैं सर। फिर, है ना। प्रिज्म की थ्योरी हमने कर ली, ओके। ओके ओके। कल से सवाल करेंगे, ओके। बाय बाय। यस ओके। बाय। बाय।